नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन नामक पाठ के हिंदी अनुवाद एवं इसके अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन, इसमें 4 हास्य बाल कवियों के विषय में बताया गया है। कवि सम्मेलन आप लोगों ने बहुत सुना होगा और हास्य कवि सम्मेलन तो सबको सुनना अच्छा लगता है। तो मनोरंजन के साधन के रूप में यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आइए चलते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए। विविध वेशभूषा धारितः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अद्य श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध माने अनेक, वेशभूषा वेशभूषा को, धारितः धारण किए हुए, चत्वारः 4, बालकवयः बालकवि, मंचस्य मंच के, उपरि ऊपर, उपविष्टाः बैठे, सन्ति है। विविध वेशभूषा धारण किए 4 बालकवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः नीचे, श्रोतारः श्रोता श्रोता मतलब सुनने वाले, हास्य कविता को, श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुक सन्ति हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति, कोलाहलम शोर, च कुर्वन्ति कर रहे हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। संचालकः, संचालक कहते हैं मंच के संचालन करने वाले को, निर्देशक, जिसे आप अंग्रेजी में डायरेक्टर भी बोलते हैं। अलम कोलाहलेन, अलम माने मत करो, कोलाहलेन माने शोर, अलम कोलाहलेन शोर मत करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। आद्य आज, परमहर्षस्य परम हर्ष का अर्थात प्रसन्नता का, अवसरः यत अवसर है कि, अस्मिन् कवि सम्मेलने हमारे कवि सम्मेलन में, काव्यहन्तारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत देश के, हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवि धुरंधर, समागताः सन्ति आए हुए हैं। आज बड़े हर्ष का अवसर है कि हमारे कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने और समय को बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। यही आइए, यही माने आइए, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना माने तालियों की आवाज से, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः करें। आइए हम सब तालियों की आवाज से इन सब का स्वागत करें। गजाधर, अब उन कवियों में जो पहला हास्य कवि है उसका नाम है गजाधर। गजाधर, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो अरसिक माने नीरस व्यक्तियों को, नमो नमः
मेरा प्रणाम है। सभी नीरस व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। प्रथमम तावत, प्रथमम माने सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक चिकित्सक यानी डॉक्टर को उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम, अपने काव्य को, श्रावयामि, सुनाता हूँ। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले मैं आज के आधुनिक चिकित्सक के बारे में कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदर, वैद्यराज नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च। इसका अर्थ इस तरह से है कि वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, तुभ्यम माने आपको, नमस् मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, हे वैद्यराज आपको मेरा प्रणाम है। यमराज सहोदर, आप तो यमराज के सहोदर माने सगे भाई जान पड़ते हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं। वैद्य, लेकिन चिकित्सक तो प्राणानि धनानि च, प्राण और धनानि, धनानि माने पैसे, प्राण और धन दोनों का हरण कर लेते हैं। हे वैद्यराज आपको मेरा प्रणाम है, आप तो यमराज के सगे भाई जान पड़ते हैं। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन आप तो प्राणों और पैसों दोनों का हरण कर लेते हैं। सर्वैः उच्चैः हसन्ति, सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। कालांतकः, दूसरे जो हास्य कवि हैं उनका नाम है कालांतक। कालांतक जी क्या कहते हैं? अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, अरे वैद्य तो सभी जगह पाए जाते हैं, परंतु नामे ते मादृशा, परंतु वो मेरी तरह जनसंख्या निवारणे कुशलाः, जनसंख्या के निवारण में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम, मेरी भी कविता को शृण्वन्तु भवन्तः, ध्यान से आप सब सुनिए। अरे वैद्य तो हर जगह पाए जाते हैं, परंतु वो मेरी तरह जनसंख्या के निवारण में कुशल नहीं है। मेरी कविता भी ध्यान से सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां माने चिता को, प्रज्वलितां माने जलता हुआ, दृष्ट्वा माने देख करके, वैद्यो माने चिकित्सक, विस्मयागतः आश्चर्यचकित हो जाता है। विस्मयागतः माने आश्चर्यचकित हो जाना। जलती हुई चिता को देखकर चिकित्सक अर्थात डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। न हम गतो न मे भ्राता, न अहम गतो, न माने नहीं, अहम माने मैं, गतो माने गया, ना मैं गया और ना मे भ्राता और ना मेरे भाई। कस्य इदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है।
अर्थात जल रही चिता के प्राणों का हरण किसने किया। चिता को जलता हुआ देखकर चिकित्सक बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई का तात्पर्य यहाँ पर यमराज से है, तो यह किसके हाथ की सफाई है। अर्थात जल रही चिता के प्राणों का हरण किसने किया। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर हंसते हैं। तुंदिलः, तीसरे हास्य कवि के रूप में तुंदिल जी का नंबर आता है। तुंदस्य उपरि हस्त्र अवतरयन, तुंदस्य माने तोंद यानी पेट, जिसका पेट बहुत लंबा होता है या बड़ा होता है उसे तोंदु कहते हैं, मतलब तुंदस्य पेट। तो तुंदस्य ऊपरी, अपनी तोंद के ऊपर, हस्तम अवतारयन, हस्तम माने हाथ को, अवतारयन माने फेरते हुए, तुंदिलः, तुंदिल महोदय बोलते हैं तुंदिलो अहम भो, कि अहम तुंदिलो भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि, आप सभी, ममापि माने मेरे भी, इदम काव्यम, इस काव्य को श्रूयताम सुनो, जीवने चा धार्यताम, और जीवन में धारण करो। आप सभी मेरी कविता को भी सुनो और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, मा शरीरे दयां कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम दुर्भगम लोके, शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयाम कुरु। दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धियों, पर अन्नम प्राप्य मतलब इस संसार में, पर धन अन्नम, पर माने दूसरे व्यक्ति का, अन्नम माने अनाज को, प्राप्य माने प्राप्त करके, शरीरे माने शरीर पर, दया मा कुरु, दया मत करो। हे दुर्बुद्धि, परान्नम प्राप्य, दूसरे व्यक्ति का अन्न पा करके, शरीरे दया मा कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, लोके क्योंकि इस संसार में दूसरे का अन्न अर्थात अनाज पाना दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाएगी, लेकिन दूसरे का अन्न खाने को बार बार नहीं मिलेगा। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हे दुर्बुद्धियों, इस संसार में दूसरे व्यक्ति का अन्न पाकर शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में दूसरे व्यक्ति के द्वारा अन्न पाना बड़ा ही दुर्लभ है। शरीर तो फिर भी बार बार मिलते रहते हैं। सभी फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। चरवाकः, चौथे कवि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं चरवाक जी। तो चरवाक जी कहते हैं आम आम, आम आम मतलब हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वथा सब प्रकार से उचित में उचित होता है। हाँ हाँ, शरीर का पोषण करना ही सबसे उचित होता है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि, तब ऋण लेकर के भी पौष्टिकम पदार्थ, पौष्टिक पदार्थों का ही भोक्तव्यम, सेवन करें। भोक्तव्यम मतलब सेवन करें। तथा कथयति च, तो चरवाक कवि जी कहते हैं, तथा कथयति चारवाक कवि ही, तो चारवाक कवि कहते हैं यावज्जीवेत सुखम जीवेत,
यावज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम्। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। यानी यावत जीवेत, यावत माने जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा कर्ज लेकर के घृतम पिबेत घी पियो। श्रोतारः जितने भी श्रोतागण थे, जब उन्होंने इस तरह से सुना तो उन्होंने कहा तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तरहि माने तो फिर, ऋणस्य माने ऋण को, कथम माने कैसे, प्रत्यर्पणम माने वापस देंगे। भाई जिससे हम ऋण लेंगे वह ऋण हमसे मांगेगा भी वापस, तो हम उसे वापस कैसे देंगे। तो इस पर चारवाक जी कहते हैं कि श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम माने सुनो, मम माने मेरे, अवशिष्टम माने बचे हुए, काव्यम माने काव्य को, मेरे बचे हुए काव्य की पंक्तियों को सुनो। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा, घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। यानी घृतम पीत्वा घी को पी करके, श्रमं कृत्वा, श्रमं माने परिश्रम करके, ऋणम माने कर्ज को, प्रत्यर्पयेत वापस लौटा दो। यानी घी पीकर परिश्रम करो और ऋण को वापस करने का प्रयास करो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता पाठ को सुन करके, उत्प्रेरितः प्रेरित हो करके, एकः बालको अपि एक बालक भी, आशु कविता, आशु कविता मतलब छोटी सी कविता की, रचयति माने रचना करता हुआ, हास्यपूर्वकम हंसते हुए, च श्रावयति सुनाता है। इन सब का कविता पाठ सुनते हुए एक बालक प्रेरित होकर के एक छोटी सी कविता की रचना करता है और हंसता हुआ सुनाता है। बालकः बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो, हे श्रोतागणों सुनो सुनो, ममापि काव्यम मेरी भी कविता सुनो। गजाधरः कविं चैव तुंदिलं भोज्य लोलुपम, कालांतकं च वैद्यं चरवाकं च नमाम्यहम्। गजाधर कविं चैव, यानी कवि गजाधर को, चैव तुंदुलम भोज्यलोलुपम, और भोज्यलोलुपम माने भोजन के लालची तुंदिल को, कलांतकम कलांतक को, तथा वैद्य चरवाकम और वैद्य चरवाक को, नमाम्यहम् मैं प्रणाम करता हूँ। कवि गजाधर को और भोजन के लालची तुंदिल को, कलांतक को और वैद्य चरवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, कविता को सुन करके, हा 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 कृत्वा हसति, हा हा करके हंसता है। अन्ये चा अपि हसन्ति, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और अपने अपने घर को चले जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने इस हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ा। आइए हम लोग इसके अभ्यास कार्य को पढ़ते हैं। उच्चारणम कुरुतु, अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न है उसका उच्चारण करना है। उपरि, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। प्रश्न नंबर 2 है
मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। अलम, अंतः, बहिः, अधः, उपरि। कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी निवास करते हैं या वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। अलम माने मत करो, विवादेन माने झगड़ा। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। वर्षा काल के समय, बरसात के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। विद्यार्थी विद्यालय के भीतर प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद को चुनिए। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें सभी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप हैं। इसमें गमन्ति शब्द अशुद्ध है। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। इसमें रामेण, गृहेण, सर्पेण शुद्ध रूप है, तृतीया विभक्ति एक वचन का, लेकिन गजेण नहीं, गजेन होता है, यह अशुद्ध शब्द है। लतया, मातया, रमया, निशाया। इसमें मातया यह तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है, इसलिए यह अशुद्ध है। लते, रमे, माते, प्रिय। लते, रमे, प्रिय ये सभी सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। माते अशुद्ध है। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। लिखति, गर्जति, फलति सभी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप हैं। सेवति यह अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 4 मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। कोष्टक में दिए हुए समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। प्राप्य का अर्थ होता है पाना। प्राप्य का पर्यायवाची शब्द है लब्ध्वा। कुशलाः का दक्षाः। हर्षस्य का प्रसन्नतायाः। देहस्य का शरीरस्य। वैद्यम का चिकित्सकम। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? उत्तर होगा चत्वारः 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन शोरगुल करते हैं? उत्तर होगा श्रोतारः श्रोतागण। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसे उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करते हैं? आधुनिकम वैद्यम। आधुनिक वैद्य को। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवतरयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ को फेरते हैं? उत्तर है तुंदस्य तोंद के। तोंद मतलब पेट। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में फिर क्या होता है? उत्तर है शरीराणि। शरीर जो है इस संसार में बार बार मिलती है और छूटती है। किम कृत्वा घृतम पीवेत। क्या करके घी पीना चाहिए? श्रमम परिश्रम करके। प्रश्न नंबर 6 मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत। कोष्टक में दिए हुए पदों को चुन करके इस कहानी की पूर्ति कीजिए। नासिकायामेव वारंवारम खड्गेन दूरम मित्रता मच्छिका व्यजनेन उपविशति छिन्नाः सुप्तः प्रियः। कोष्टक में दिए हुए इन शब्दों की सहायता से हमें इस कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। पुरा एकस्य निपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पुरा माने प्राचीन काल में एकस्य निपस्य एक राजा के पास एकः प्रियः एक प्रिय वानरः आसीत् बंदर था।
एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत। वानर व्यजनेन माने पंखे से तम अवीजयत, उसको हवा दे रहा था। मतलब बंदर पंखे से उसके लिए हवा दे रहा था, यानी पंखा हाँक रहा था। तदैव एका मच्छिका, उसी समय एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर उपाविशत, बैठ गई। यद्यपि वानरः बारंबारम, यद्यपि वानर यानी बंदर बारंबारम बार बार व्यजनेन पंखे से ताम निवारित, उसको उड़ाना चाहता था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः वह बार बार नृपस्य नासिकायामेव, राजा की नाक में ही उपविशति अस्म, बैठ जाती थी। यद्यपि बंदर बार बार पंखे की सहायता से उसे दूर भगाता था, यानी उड़ाता था, फिर भी वह बार बार आकर राजा की नाक पर ही बैठ जाती थी। अंत में स मच्छिकाम हंतुम, वह मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत्, तलवार से प्रहार किया। मच्छिका तु उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, किंतु तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना भवत, राजा की नाक कट गई। छिन्ना अभवत माने कट गई। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचितः, अतः कहा गया है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 7, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। अधः का विलोम नीचे है, अंतः का सुलभ, दुर्बुद्धे उपरि, उच्चे बहि, दुर्लभम सुबुद्धे। इसका जो सही मिलान चिन्ह है वह होगा, अधः माने नीचे होता है तो नीचे का विलोम क्या होगा, ऊपर यानी ऊपर। अंतः माने होता है भीतर, अब बहि माने होता है बाहर, तो अंतः माने भीतर का विलोम क्या होगा, बाहर। दुर्बुद्धे मतलब दुर्बुद्धि मूर्ख व्यक्ति, दुर्बुद्धे का विलोम क्या होगा, सुबुद्धे अर्थात विद्वान व्यक्ति। उच्च ही माने ऊंचा, नीचे ही माने नीचा। दुर्लभम माने दुर्लभ, जिसे प्राप्त न किया जा सके। सुलभम माने सुलभ, जिसे सरलता से प्राप्त किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने हास्य बाल कवि सम्मेलन के हिंदी अनुवाद और उसके अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।